मेरा नाम हीबा है। मेरी कहानी शायद किसी आम औरत जैसी हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। मैं ये सब इसलिए सुना रही हूँ ताकि कोई और औरत मेरी जैसी गलती ना करे। मेरी शादी को बस 1 साल हुआ था जब ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा दिया। मैंने उसका नाम नासिर रखा। उस दिन की खुशी बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। और जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे सारी खुशियां ही मेरे हाथों में आ गई हो। उसकी छोटी सी शरारत, उसकी नन्ही सी मुस्कुराहट, दिन रात बस उसी को देखती रहती थी। नासिर की पैदाइश के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर दुआ में मैं उसकी खुशी मांगती, हर सांस में उसका नाम लेती। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। मेरे पति ने अचानक दूसरी शादी कर ली। वो बदल गए। उनकी नज़रें और उनकी बातें दोनों ही अजनबी हो गई। वो घर आते तो ज़्यादातर खामोश रहते और मैं चुपचाप उनके बदलते व्यवहार को महसूस करती। एक दिन उन्होंने साफ कह दिया, "हिबा, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम चाहो तो तलाक ले सकती हो।" ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट सा गया। उस वक्त मैंने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। शायद मैं जानती थी कि जिस इंसान के दिल से प्यार निकल जाए, वह रहने का कोई फायदा नहीं। मैंने तलाक ले लिया। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल नासिर था। मैंने दिल में ठान लिया कि वो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी मोहब्बत भी। मैंने अपने मायके से मिला हुआ हिस्सा बेचकर कुछ दुकानें खरीद ली। उन्हीं का किराया मेरे खर्चे का सहारा बन गया। यूं मैंने सिर्फ अपना घर नहीं चलाया, बल्कि नासिर को वो हर चीज़ देने की कोशिश की जो एक माँ दे सकती है। मैं फाइनेंशियली तौर पर आज़ाद थी, लेकिन दिल का सहारा सिर्फ नासिर था। मैंने कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि उसका बाप हमारे साथ नहीं है। मैं उसके लिए माँ भी थी, बाप भी और दोस्त भी। अक्सर शाम को मैं किराया इकट्ठा करके घर आती तो नासिर भागता हुआ मेरे गले से लग जाता, कहता, "मम्मी, आप आ गई। देखो मैंने स्कूल में क्या बनाया।" वो कॉपी खोलकर दिखाता और मैं उसके हर शब्द को दिल में संभाल लेती। एक दिन मोहल्ले की औरत ने मुझसे पूछा, "हिबा, तुम्हें अकेले रहने में मुश्किल नहीं होती?" मैंने मुस्कुराकर कहा, "जब नासिर मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की कमी कैसे हो सकती है?" नासिर का बचपन मेरी आंखों के सामने खुलता गया। उसकी पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश, पहली बार स्कूल की स्पीच, पहली बार अच्छे नंबर लाना। हर मौके पर मैं उसके साथ थी। मैं चाहती थी कि कभी उसे ये महसूस ना हो कि उसकी माँ कमज़ोर है। मैंने कभी उसे उसके बाप से मिलने नहीं दिया। कई बार उसने पैगाम भेजा, कभी फ़ोन पर, कभी किसी जानकार के ज़रिए, लेकिन मैं हर बार मना कर देती। एक बार वो खुद दरवाजे पर आया और बोला, "मैं नासिर से मिलना चाहता हूँ।" मैंने सख्ती से कहा कि क्यों आए हो? वो मेरा बेटा है, तुम्हारा कोई हक नहीं है नासिर पर। उस वक्त नासिर भी घर में था, लेकिन मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। बाद में उसने पूछा भी कि मम्मी कौन आया था, और मैंने बस बात बदल दी, "कोई नहीं बेटा, बस गली का कोई आदमी था।" मेरी जिंदगी एक रूटीन पर चल पड़ी। सुबह किराया इकट्ठा करना, दोपहर को घर का काम, शाम को नासिर के साथ वक्त बिताना। जब वो कॉलेज से आता तो सीधा मेरे पास बैठता, हाल सुनाता, कभी चाय पीते, कभी बाजार चले जाते। एक दिन का वाकया मुझे आज भी याद है। मैं किचन में खाना बना रही थी और नासिर दोस्तों के साथ बैठक में था। उसके दोस्तों ने कहा, "चल यार, आज पिकनिक पे चलते हैं।" नासिर ने जवाब दिया, "मम्मी से पूछकर बताऊंगा।" सब हंस पड़े और बोले, "तू अभी भी अपनी मम्मी से पूछता है?" नासिर मुस्कुराया और बोला, "मम्मी का फैसला ही मेरा फैसला है।" मैं किचन में खड़ी ये सुनकर बहुत फक्र महसूस कर रही थी। वो अक्सर मेरी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता। अगर मैंने कहा कि बेटा आज सब्जी लानी है, तो चाहे बारिश हो या धूप, वो फौरन से ले आता। एक बार बारिश में भीगता हुआ आया तो मैंने हैरानी से कहा कि बेटा, मैं तो कल वाली सब्जी से गुजारा कर सकती थी। उसने मासूमियत से कहा, "मम्मी, आपने कहा था ना, इसलिए गया।" उसकी ये आदत मेरे दिल को और भी ज्यादा मजबूत बना देती। वक्त गुजरता गया और नासिर ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब वो नौकरी करने लगा। मैं सोचती कि जब वो कमाता है तो घर के खर्च में भी हाथ बटा रहा है, पर फिर भी मेरी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करता। मैं अक्सर उसके लिए दुआ करती और ऊपर वाले से कहती, मेरा बेटा हमेशा मेरे ही काबू में रहे। कुछ दिन पहले की बात है। नासिर का बाप अचानक से हमारे मोहल्ले में आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफ़ेदी और आंखों में अजीब सा सवाल। उसने कहा, "हिबा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए।" मैंने बिना सोचे सख्त लहजे में जवाब दिया,
ये मुमकिन नहीं, वो मेरा बेटा है और आपसे मिलकर उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने तेज़ आवाज़ में कहा कि मैं उसका बाप हूँ। मैंने फ़ौरन बात काट दी। हाँ, लेकिन बाप होने का हक आप कब पूरा कर पाए हो? वो खामोशी से पलट गया। एक दिन मोहल्ले के चाचा ने कहा, हिबा, अब नासिर के लिए रिश्ता देखना चाहिए। मैंने हंसकर टाल दिया। अभी तो वो पढ़ रहा है, लेकिन रात को यही बात मेरे ख्यालों में गूंजती रही। हाँ, बेटे की शादी एक दिन तो करनी ही है, पर दिल में एक डर भी जाग गया। अगर उसकी बीवी आई और वो मुझे भूल गया तो? एक शाम हम दोनों खाना खा रहे थे। मैंने यूं ही बातों में कहा, बेटा, अगर तुम्हारी शादी हो जाए, तुम कहाँ रहोगे? उसने हंसते हुए कहा, मम्मी, मैं कहाँ जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बीवी आने के बाद तो अक्सर बेटे माँ को भूल जाते हैं। वो फौरन बोला, मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल फिर भी तसल्ली से नहीं भरा। अगले दिन मैंने मोहल्ले की एक पुरानी जानने वाली से बात की, जो रिश्ते करवाती थी। उसका नाम महक था। मैंने उसे बुलाया और चाय रखते हुए कहा, महक, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो, लेकिन लड़की ऐसी हो जो पूरी तरह से हमारे साथ बनी रहे, और खास तौर पर वो अनाथ हो। महक चौंक कर बोली, अनाथ क्यों? अरे, लोग तो चाहते हैं कि उनकी बहू अमीर और पैसे वाली फैमिली से हो, और तुम कह रही हो कि अनाथ लड़की हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसी लड़की जिसका कोई आगे पीछे ना हो, ताकि वो हमें कभी छोड़ ना सके और सिर्फ मेरी बात माने। ये बात मैंने किसी और को नहीं बताई। जाहिर है सब यही समझते कि मैं कोई भलाई का काम करना चाहती हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अपने बेटे को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसकी जिंदगी का हर फैसला सिर्फ मेरे ही हाथ में रहे। इसी बीच नासिर का बाप फिर दरवाजे पर आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा था। उसने कहा कि ये नासिर के लिए है, उसको दे देना। पर मैंने बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा वो धीरे धीरे नासिर के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, और मैं ये हरगिज भी नहीं होने दूंगी। उसी शाम मैंने नासिर को कहा, बेटा, याद रखना, जिंदगी में सब बदल सकते हैं, पर माँ कभी नहीं बदलती। उसने मुस्कुराकर कहा, मम्मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहूं। मैं जानती थी कि शादी के बाद अक्सर बेटे बदल जाते हैं। किसी को बीवी की फिक्र लग जाती है, किसी को अलग घर का ख्याल आने लगता है। मैं चाहती थी कि उससे पहले सब कुछ ही प्लान कर लूं। ऐसी बहू जो ना सिर्फ नासिर को मुझसे दूर करे, बल्कि मेरे घर को भी मेरे उसूलों के मुताबिक चलाए। ये सब सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि अब अगला कदम शादी ही होगा, पर शर्त, मेरी मर्जी का रिश्ता, मेरी पसंद से, और जिंदगी भी मेरी मर्जी के मुताबिक ही चलेगी। मैंने पिछली रात ही तय कर लिया कि नासिर की शादी किसी अनाथ लड़की से ही करूंगी। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं, बल्कि पूरी सोच समझकर लिया गया था। सुबह होते ही मैंने फिर महक को बुलाया। मैंने कहा, महक, मुझे जल्दबाजी नहीं है, पर शर्त नहीं बदलेगी, लड़की अनाथी होनी चाहिए। महक ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त थोड़ी मुश्किल है। हर घर में ऐसी लड़की नहीं मिलती। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जल्दी नहीं है, बस शर्त नहीं बदलनी चाहिए। कुछ दिन गुजर गए, महक का कोई भी फोन नहीं आया। फिर एक दोपहर वो अचानक से आई। उसके हाथ में एक कागज था। कहने लगी कि हिबा, एक लड़की मिली है मुझे तुम्हारी शर्त के मुताबिक। उम्र उसकी कम है, शक्ल भी अच्छी है और अनाथ भी है। मैं भी दिलचस्पी से बोली, अच्छा, थोड़ा डिटेल्स में बताओ मुझे। महक बोली, लड़की का नाम अर्शी है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसे उसकी ताई ने पाला है। ताई चाहती है कि वो दहेज में कुछ भी ना दे, इसलिए उसकी एक बूढ़े से शादी करके छुटकारा पाना चाहती थी वो तो। लेकिन जब मैंने तुम्हारा रिश्ता बताया तो वो फौरन राजी हो गई। मैंने तसल्ली से सर हिलाया। दहेज की मुझे कोई परवाह नहीं, बस लड़की शरीफ और बात मानने वाली हो। महक ने बताया कि अर्शी ने 10वीं तक पढ़ाई की है, वो समझदार है और होशियार भी है। मैंने कहा कि कल ही चलकर देखते हैं। महक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम जल्दी ही हाँ कर दोगी। अगले दिन मैं और महक अर्शी के घर पहुंचे। वो एक पुराना सा मकान था। बैठक में कुछ गमले रखे हुए थे। अंदर गए तो एक अधड़ उम्र की औरत ने हमारा स्वागत किया। यही उसकी ताई थी। उन्होंने कहा कि बहन, हमारी अर्शी सीधी सादी बच्ची है, पढ़ी लिखी, पर हम गरीब लोग हैं। मैंने कहा कि मुझे दौलत की तलाश नहीं, मैं तो सिर्फ एक शरीफ बहू चाहती हूँ। तभी अर्शी कमरे से बाहर आई। मैंने जैसे ही उसे देखा तो दिल ने कहा, यही है वो लड़की। उसका साफ रंग, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सा चेहरा देखकर मैं हैरान रह गई। उसके चलने में भी एक कॉन्फिडेंस था। उसने आकर हमें सलाम किया और नजरें झुका ली।
मैंने उसकी ताई से कुछ सवाल किए कि कामकाज कितना आता है अर्शी को। इस पर ताई बोली, हमारी अर्शी सब कुछ कर लेती है, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। मैंने पूछा कि पढ़ाई का शौक तो नहीं है। ताई बोली शौक है, मगर हालात ने उसे रोक दिया। ये सुनकर मैंने सोचा कि अच्छा है, अगर पढ़ाई करेगी तो मैं संभाल लूंगी। महक ने पूछा कि अब क्या फैसला है। मैंने कहा फैसला हो गया, मेरे नासिर से अर्शी की शादी सादगी से होगी, कोई धूमधाम नहीं। घर वापस आकर मैंने नासिर से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, शरीफ है, सादी सी और तुम्हारी माँ के लिए सब कुछ करने वाली है। नासिर ने बस इतना कहा कि मम्मी, जो आपको ठीक लगे बस आप वो करिए, वही मुझे मंजूर है। ये सुनकर मेरा इरादा और पक्का हो गया। महक ने अगले हफ्ते की तारीख तय करवा दी। ताई ने भी कोई मांग नहीं रखी। मैंने सोचा सादगी ही बेहतर है। दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब मेरा घर पूरा हो जाएगा। एक ऐसी बहू होगी जो घर भी संभाल लेगी और मेरे काबू में भी रहेगी। निकाह का दिन आया तो सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। न शोर शराबा न भीड़, बस मोहल्ले के कुछ लोग बैठक में बैठे थे। निकाह पढ़ा गया, कागज पर दस्तखत हुए और अर्शी अब हमारे घर की बहू बन गई। शादी के फौरन बाद मैंने घर के कामों की एक लिस्ट बनाकर अर्शी को दे दी और कहा कि देखो बेटी, सुबह 5 बजे उठना है, सबसे पहले नाश्ता बनाना है, फिर घर साफ करना, कपड़े धोना और दोपहर का खाना भी तैयार करना। शाम को चाय और रात का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उसने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। पहली रात मैंने नासिर से कहा बेटा, अर्शी इस घर में नई है और कल सुबह उसको जल्दी उठाना है। नासिर ने हिचकिचाते हुए कहा जैसा आप कहें, और थोड़ी देर कमरे में जाकर फिर मेरे पास लौट आया। अगले दिन भी यही हुआ। मैं हर बार कोई ना कोई काम बता देती। कभी कहती बेटा बाजार से आटा लेकर आओ, कभी कहती ऊपर वाले कमरे की सफाई करनी है। इस तरह शाम गुजर जाती और अर्शी को नासिर के साथ वक्त नहीं मिलता। महीने गुजरते गए और यही तरीका बन गया। नासिर मेरी बात के बिना अपनी बीवी के पास नहीं जाता था। कभी अर्शी खुद कोशिश करती तो मैं कोई नया काम डाल देती। एक दिन नासिर उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने उसे आवाज देकर कहा बेटा, जरा ये पर्दा बदल दो, अभी मेहमान आने वाले हैं। वो रुक गया और फौरन से मेरा काम करने लगा। अर्शी का सब्र हैरान कर देने वाला था। मैंने उसे कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना। अगर कभी थक भी जाती तो बस खामोशी से बैठ जाती और जैसे ही मैं उसे बोलती वो फौरन से उठ जाती। एक दिन मैंने कहा बेटी, तुम्हारा हाथ जख्मी है, कल बर्तन मत धोना। पर अगले ही लम्हे मैंने देखा कि वो चुपके से किचन में जाकर बर्तन धो रही है। मैंने पूछा क्यों कर रही हो। उसने जवाब दिया मम्मी, आप थक जाएंगी, मैं कर लूंगी। नासिर को कभी कभी ये सब अजीब सा लगता। एक दिन उसने कहा कि मम्मी, अर्शी को भी थोड़ा सा आराम करने दिया करें। मैंने फौरन कहा बेटा, घर में औरत का असली काम ही घर संभालना होता है, तुम फिक्र मत करो, वो खुश है। नासिर ने बस सर झुका लिया। एक दिन शाम को नासिर ऑफिस से आया। खाने के बाद वो मेरे पास बैठा और हल्के से बोला मम्मी, एक बात करनी थी। मैंने पानी का गिलास रखते हुए कहा हाँ बेटा कहो, क्या बात है। वो थोड़ा हिचकिचाया फिर बोला कि अर्शी कह रही थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। मैंने चाय का कप मेज पर रख दिया और उसे घूर कर देखा। पढ़ाई का मतलब होगा घर के सारे काम छोड़कर किताबों में वक्त खराब करना। उसने कहा मम्मी, वो बोल रही थी कि शाम के वक्त जब काम खत्म हो जाए तो थोड़ा पढ़ लेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सख्त लहजे में बोली बेटा, ये सब सिर्फ बहाने हैं। अगर वो पढ़ने लगी तो घर कौन संभालेगा, तुम्हारे कपड़े, खाना और बाकी सब काम कौन करेगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। नासिर ने सर झुका लिया और कहा जी मम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैंने उसी रात अर्शी को बुलाकर कहा बेटी, ये घर तुम्हारा है और इस घर के काम तुम्हारे फर्ज हैं। पढ़ाई के शौक में अपने फर्ज को मत भूलना। उसने धीरे से कहा मम्मी, मैं वादा करती हूँ कि काम में कभी कमी नहीं आएगी, बस थोड़ा वक्त पढ़ाई के लिए चाहती हूँ। मैंने बात काट दी और कहा ये टॉपिक दोबारा मत छेड़ना। कुछ ही दिन गुजर गए, मुझे लगा कि ये बात अब खत्म हो गई है। पर एक सुबह ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरा गुस्सा भर दिया। मैं सोकर उठी और आदत के मुताबिक आवाज दी अर्शी, चाय बना दो। पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पुकारा, फिर भी खामोशी रही। गुस्से में मैं उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा वो बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में किताब लिए और गहरी अटेंशन से पढ़ रही थी। शायद उसके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैं अंदर गई और जोर से बोली, ये क्या हो रहा है। वो चौंक कर खड़ी हो गई और बोली मम्मी, ये मेरी किताब है, जब मैं ताई के घर पर रहती थी तो ताया से मिले पैसों से खरीदी थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ इसलिए साथ ले आई। मैंने झट से उसके हाथ से किताब छीन ली और कहा, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि पढ़ाई का नाम भी मत लेना, ये सब फालतू बातें हमारे घर में जगह नहीं रखेंगी।
वो रूहानी सी आवाज में बोली, मम्मी बस मुझे पढ़ने का शौक है और मैं वादा करती हूँ कि सब काम पहले करूंगी। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा, जुबान चलाती हो, और जोर से उसे थप्पड़ मार दिया। वो पीछे हट गई पर कुछ बोली नहीं। मैंने किताब जमीन पर फेंक दी और किचन से डंडा उठा लिया और कहा, ये घर तुम्हारे पढ़ने लिखने के लिए नहीं है। मैंने डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया। वो खामोश रही, बस आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसकी नजरें बार बार जमीन पर गिरी किताबों की तरफ जा रही थी। ये मंजर मुझे और गुस्सा दिला रहा था। मैंने कहा, देख रही हो, अभी यही किताबें जला दूंगी। इसी बीच नासिर घर आ गया। मैंने फौरन उससे कहा कि बेटा, तुम्हारी बीवी को मना किया था मैंने, पर ये चोरी चुपे पढ़ रही है, घर का कोई काम नहीं कर रही, बस किताबें। नासिर ने पहले अर्शी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और धीरे से बोला, मम्मी आप फिक्र ना करें, ये अब नहीं पड़ेगी। वो कमरे में गया, किताबें उठाकर अलमारी में रख दी और चाबी मेरे हवाले कर दी। मैंने तसल्ली से कहा, यही अच्छा है, अब ये अपनी जिम्मेदारी समझेगी। नासिर ने अर्शी से कहा, तुमने क्यों पढ़ना शुरू किया? मम्मी ने मना किया था ना। अर्शी ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि खाली वक्त में पढ़ लिया करूंगी, काम तो पहले ही निपटा लूंगी। नासिर ने तेज लहजे में कहा, अब बस ये बात खत्म। और उसी दिन के बाद मैंने अर्शी को और ज्यादा कामों में लगा दिया। सुबह से रात तक कोई न कोई काम चलता रहे ताकि उसे पढ़ाई का वक्त ही ना मिले। मैं चाहती थी कि वो ये सोच ही छोड़ दे। एक दिन महक घर आई और बोली, सुना है तुम्हारी बहू पढ़ना चाहती है। मैंने हंसते हुए कहा, चाहती तो थी, पर मैंने उसे समझा दिया है कि यहाँ किताबों की नहीं, घर के कामों की जरूरत है। महक ने कहा, आजकल की लड़कियां तो फौरन नाराज हो जाती हैं, ये तो खामोश है। मैंने फक्र से कहा, हाँ, इसी वजह से इसे चुना था। पर दिल के किसी कोने में मुझे एहसास होने भी लगा कि शायद मैं सख्ती ज्यादा कर रही हूँ, मगर फौरन अपने आप को समझा लिया कि यही अच्छा है, वरना कल को ये लड़की मेरे बेटे के दिल में अपनी जगह बना लेगी और मुझे भुला देगी। कुछ ही दिन बाद मैंने देखा, अर्शी की आंखों में एक खामोशी और उदासी उतर आई, लेकिन उसने कभी काम में कमी नहीं की। मैं समझ चुकी थी कि अब पढ़ाई का दौर उसके दिल से निकल चुका है। पर अगले ही सुबह एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गई थी और दिन चढ़ने पर आवाज लगाई कि अर्शी चाय बना दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पुकारा, फिर भी खामोशी थी। तब मैं खुद किचन की तरफ गई तो वहां भी कोई नहीं था। बैठक में देखा तो वो भी खाली। फिर मैंने सोचा शायद ऊपर वाले कमरे में होगी। वहां गई, दरवाजा खोला तो कमरा भी खाली था। बेड पर चादर बिखरी हुई थी और एक कोने में उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था। मैंने तेजी से नासिर के कमरे का दरवाजा खोला और उससे कहा, बेटा अर्शी कहाँ पर है? नासिर बोला, मम्मी रात को तो वो मेरे साथ ही थी, सुबह कब उठी मुझे नहीं पता। हम दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन हर जगह सन्नाटा छाया था। बैठक तक देख लिया था, स्टोर रूम तक देख लिया, पर अर्शी का कोई नाम निशान नहीं था। मैंने फोन हाथ में लिया और दिल ही दिल में सोचा, ये तो भाग गई, और मुंह से भी निकल गया कि ये जरूर इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आज मौका मिला और चलती बनी। नासिर परेशान होकर बोला, मम्मी आप क्यों फौरन ऐसा सोच रही हो सकता है वो किसी रिश्तेदार के घर गई हो। मैंने कहा, मैं उसे जानती हूँ, ये सीधी अपनी ताई के घर गई होगी, पर वहां भी चैन से नहीं बैठेगी। मैंने मोहल्ले के 2 लड़कों को भेजा कि जाकर ताई के घर देख कर आओ। कुछ ही देर बाद वो लौटे और बोले कि वहां भी नहीं पहुंची। ताई कह रही थी कि उसे कई दिन से देखा तक नहीं। ये सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ये भाग गई है, न जाने किसके साथ। मोहल्ले में भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा। मैंने अब ठान लिया कि अब ये बात सबको बतानी होगी। गली की औरतों से कहा कि अर्शी भाग गई है, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आएगी। कुछ औरतों ने हैरानी से कहा कि वो तो शरीफ और खामोश लड़की लगती थी। मैंने जवाब दिया कि बहन, ये सब तो दिखावा होता है, अब उसका असली रूप खुला। नासिर दिन भर हर जगह तलाश करता, कभी बस अड्डे पर, कभी स्टेशन पर, कभी पुराने बाजार में, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता। रात को आकर कहता, मम्मी कहीं पता नहीं चल रहा है। मैं कहती, छोड़ दो बेटा, जो लड़की एक दिन में घर छोड़ सकती है वो कभी वापस नहीं आएगी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए। नासिर कई बार कहता, मम्मी पुलिस को खबर दे देते हैं। मैंने कहा, पुलिस क्या करेगी, सबको यही लगेगा कि वो अपनी मर्जी से गई है। नासिर के चेहरे पर मायूसी बढ़ती जा रही थी और मैं दिल ही दिल में सोचती कि अगर वो कभी वापस आई तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। वक्त अब गुजरता रहा और 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल भी। उसकी कोई खबर नहीं मिली, ना कोई खत, ना कोई फोन, ना कोई पैगाम।
कभी कभी नासिर चुपचाप बैठा सोच में डूब जाता और गमगीन नजर आता। मैं पूछती क्या हुआ तो कहता कुछ नहीं, पर मैं जानती थी कि वो अर्शी को याद कर रहा है। एक बार मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी तो किसी औरत ने पीछे से आकर कहा, बहन, आपकी बहू मिली थी क्या कहीं पर? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर मिलती तो आपको इस हाल में नजर आती कि पहचान नहीं पाती, और ये कहकर टोकरी उठाकर घर लौट आई। अब 2 साल गुजर गए, पर अर्शी का नाम आते ही मेरा दिल सख्त हो जाता। एक दिन मैंने नासिर से कहा, अब वक्त आ गया है बेटा कि तुम दोबारा शादी कर लो। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी, पर मैंने उसकी बात काट दी और कहा, कोई अगर मगर नहीं, तुम अकेले नहीं रह सकते और मैं नहीं चाहती कि घर के सारे काम मेरे ऊपर रहें। मैंने फिर महक को बुलाया और कहा कि पहले जैसी शर्त है, अनाथ लड़की चाहिए। महक ने कहा, तुम अभी भी उसी पुरानी शर्त पर अड़ी हो? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं और भी सख्त हो गई हूँ। महक ने कुछ दिन बाद खबर दी कि उसे एक लड़की मिली है जिसके पापा अब नहीं रहे हैं। माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेला बाप वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। वो ननिहाल में पली बड़ी है। मैंने फौरन से कहा, हाँ महक, मुझे यही चाहिए। महक ने बताया, लड़की का नाम मिराज है, पढ़ाई ज्यादा नहीं की पर घर के सारे काम जानती है। हमने लड़की को देखकर सीधा तारीख तय कर ली क्योंकि हमें शादी की जल्दी थी। ऐसे शादी का दिन आखिर आ ही गया। घर में हर तरफ रौनक थी, बिजली की लाइटों से पूरा मोहल्ला चमक रहा था और आस पड़ोस से भी लोग बधाई देने चले आ रहे थे। रिश्तेदार दूर दूर से आए हुए थे और सबको बस यही इंतजार था कि नासिर की दुल्हन देखने को मिले। मेरे दिल की हालत अजीब सी लग रही थी। एक तरफ बेटे की खुशी देखकर मन भर आया कि अब घर फिर से बस जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर अर्शी का चेहरा भी याद आ रहा था। नासिर भी खूब खुश नजर आ रहा था। उसने नई शेरवानी पहनी और दोस्तों रिश्तेदारों के बीच बैठा मजाक कर रहा था। उधर दुल्हन बनी मिराज लाल जोड़े में बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी मुस्कान से मानो पूरा घर रोशन हो गया। जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। बच्चे दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे, मिठाइयाँ बंट रही थी और हर कोई इस मौके का मजा ले रहा था। निकाह का वक्त आया तो माहौल एकदम सन्नाटे से भर गया और कुछ ही देर में नासिर और मिराज का निकाह मुकम्मल हो गया। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। मैंने हाथ उठाकर दुआ की कि ऊपर वाले इन दोनों का रिश्ता हमेशा सलामत रखे और हमारे घर में अब कभी उदासी ना आए। निकाह के बाद दावत का रंग जम गया। तरह तरह के पकवानों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। हर कोई मजे से खा रहा था और दुल्हा दुल्हन को दुआएं दे रहा था। रात ढलते ढलते जब विदाई का वक्त आया तो माहौल बदल गया। मिराज की माँ बार बार उसे गले लगा रही थी और रोई जा रही थी। सबकी आंखें भर आई। नासिर ने आगे बढ़कर मिराज को संभाला और कार तक लाया। उस पल मेरे दिल ने कहा कि शायद अब सच में मेरा घर फिर से बस जाएगा। अर्शी के जाने के बाद जो खालीपन रह गया था, शायद वो अब धीरे धीरे मिट जाएगा। उस रात घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कमरे में चहल पहल और सब नासिर और मिराज के लिए दुआएं दे रहे थे। मेरा दिल तसल्ली पा गया कि मेरी दुआएं आखिरकार सुनी गई हैं। शादी के बाद की शुरुआती दिन मानो पूरे घर में बाहर से आ गई। मिराज जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो उसका हर अंदाज सबको भा गया। वो मीठी मीठी बातें करती, सबको इज्जत देती और अपने काम में बड़ी फुर्ती दिखाती। रिश्तेदार भी कहते कि नासिर की किस्मत बहुत अच्छी है, जो ऐसी समझदार और सलीकेदार बहू मिली है। सच कहूँ तो घर के कोने कोने में रौनक लौट आई थी। सुबह होते ही मिराज की खिलखिलाहट से आंगन गूंज उठता और रात को जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता तो ऐसा लगता जैसे कोई अधूरा टुकड़ा फिर से जुड़ गया हो। नासिर भी अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश नजर आने लगा। वो हर वक्त मिराज का ध्यान रखता, उसे घुमाने ले जाता और छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। घर के लोग भी कहते कि नासिर अब पहले से ज्यादा बदल गया है। उसके चेहरे पर जो रौनक लौट आई थी, उसे देखकर मेरा दिल भी तसल्ली पा जाता। मुझे लगता था कि शायद अब सचमुच इस घर में किस्मत बदल रही है। शादी के उन शुरुआती दिनों में हर वक्त मेहमान आते रहते, कोई मिठाई लेकर, कोई दुआएं लेकर। आंगन में हर वक्त आवाजें गूंजती रहती और घर ऐसा लगता जैसे नए सिरे से शुरुआत हो गई हो। मिराज भी सबको इज्जत देती, काम में हाथ बटाती और हर मौके पर खुशियां बांटती। मुझे लगता था कि जैसे अब मेरी जिंदगी की थकान कम हो रही है और वो खालीपन भर रहा है जितने सालों से अंदर ही अंदर खा रहा था। शादी को कुछ ही दिन हुए, लेकिन घर में हर दिन एक नया उजाला सा महसूस होता। मिराज हर काम मुस्कुराते हुए करती, कभी किचन से जाकर सास के लिए चाय बना देती तो कभी मेहमानों को बड़े प्यार से साथ बिठाती। सबकी नज़रों में एक मासूमियत झलकती थी, जिसकी वजह से मुझे लगता कि शायद इस बार बहू सच में घर को खुशियों से भर देगी।
मोहल्ले की औरतें भी कहती कि आपकी बहू तो बड़ी भली और समझदार है, हर किसी से प्यार से पेश आती है। ये सुनकर मेरा दिल और भी खुश हो जाता। नासिर की मुस्कान भी अब पहले से अलग थी। वो अक्सर मुझसे कहता, अम्मी देखिए ना, मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। उसे खुश देखकर मेरे लिए सब कुछ आसान लगने लगा। मैं सोचती थी कि चलो अब इस घर के हालात बदलेंगे और शायद मुझे भी थोड़ा सुकून की सांस मिलेगी। हर तरफ से मिठास और चहल पहल थी। सुबह उठते ही आंगन में ताजगी महसूस होती। मिराज हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देती और घर का माहौल ऐसा बनाती कि कोई भी आए तो दुआ देकर जाए। मुझे लगता कि अब शायद मेरी किस्मत ने करवट ली है। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि अब मुझे मिराज के तेवरों में हल्का सा फर्क महसूस होना शुरू हुआ। अब वो पहले जैसी मीठी मीठी बातें कम करने लगी थी। मेहमानों के सामने तो हंसती बोलती रहती, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता और घर में सिर्फ हम रह जाते, उसकी आवाज़ का लहजा बदल जाता। कई बार तो मैं चुपचाप सोचती रह जाती कि शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने में ये बात चुभने लगी थी। एक दिन सुबह मैंने उससे कहा कि बेटा ज़रा आटे में पानी डाल देना, मैं सब्जी काट लूँ। पहले तो उसने मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही मैंने पीठ मोड़ी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हर वक्त यही कामकाज लगा रहता है, कोई मशीन थोड़ी हूँ मैं। उसकी आवाज़ भले धीमी थी, मगर मेरे कानों तक साफ साफ पहुंची। मैं कुछ नहीं बोली, बस अपने काम में लगी रही, लेकिन दिल के अंदर कहीं तकलीफ सी उठ गई। धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। मेरा जब घर के कामों में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी जितना पहले लेती थी। छोटी छोटी चीज़ों पर चिड़चिड़ा जाना उसकी आदत बनने लगी। नासिर के सामने तो वो बिल्कुल सीधी सादी और काम करने वाली बहू बन जाती, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस चला जाता, घर का माहौल कुछ और ही हो जाता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले मेरे हर काम को अपनी खुशी के लिए किया था, या फिर अब उसका असली रूप सामने आने लगा है। दिन बीतते बीतते मिराज का व्यवहार और खुलकर सामने आने लगा। अब वो मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब देने लगी। अगर मैं कहती कि बेटी जरा ये कपड़े तह कर दो, तो वो आंखें बड़ी करके कह देती, इतना काम तो किसी बहू से करवाते नहीं, सब मैं ही करूंगी क्या। उसकी ये बात सुनकर दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। बाहर वालों के सामने अभी भी वो मुझे मम्मी जी कहकर गले लगाती और मिठास से बात करती, मगर जैसे ही घर का दरवाजा बंद होता, वही मीठी जुबान कड़वी हो जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने जरा सी नरमी से कहा कि मिराज, दाल जरा ध्यान से चूल्हे पर रख देना, पिछली बार जल गई थी। इस पर वो गुस्से से बोली, अगर इतनी ही परवाह है तो आप ही बना लिया करो ना खुद, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि रो पड़ूं, लेकिन मैंने होठ बींचकर खामोशी ओढ़ ली। मैंने सोचा शायद नई शादी है, अभी इसे ढलने में वक्त लगेगा, लेकिन मन के अंदर कहीं गहराई से ये एहसास होने लगा कि मेराज वो नहीं है जैसी दिखती है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब नासिर घर आता। मेराज उसके सामने बिल्कुल बदल जाती। हंसते हुए मेरे लिए चाय लाती, पूछती भी कि अम्मी आपके पाँव तो नहीं दुखे रहे, बैठ जाइए मैं सब कर लूंगी। और मैं वही बैठी सोचती रह जाती कि इस लड़की के दो चेहरे हैं, एक जो मेरा बेटा देखता है और दूसरा जो सिर्फ मैं देखती हूँ। मेराज का रंग अब साफ साफ दिखने लगा। शुरू में तो मैंने सोचा था कि ये नई बहू है, कि घर गृहस्थी की समझ इसे कम है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसके ताने, उसके बर्ताव, उसकी बेरुखी ऐसे सामने आने लगी जैसे दिन ढलने के साथ साथ अंधेरा गहरा होता है। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे चुभने वाले शब्द कहने लगी। कभी कहती, मम्मी आप लोगों ने मुझे तो नौकरानी समझ लिया है, हर वक्त काम करवाते रहते हैं। कभी ताना मारती, अगर घर संभालना ही था तो दूसरी बहू क्यों लाई, खुद कर लेती। अब उसकी हर बात मेरे दिल को ऐसे चीरती जैसे किसी ने बर्फीली तलवार घोंप दी हो। बाहर वालों के सामने वो मीठी बातें करती, हंसकर कहती कि मेरी मम्मी जी तो मुझे किसी बेटी से भी बढ़कर मानती है, और मैं भी मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल जलकर राख होता रहता। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब वो जानबूझकर मेरे सामने मेरी इंसल्ट करने लगती। जैसे एक दिन मैंने कहा कि बेटा नासिर के लिए नाश्ता जरा अच्छे से बना लेना, तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आपको तो बस बेटे का ही ख्याल है, बहू चाहे थक कर गिर जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, बेटी मैं भी तो पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, तुम ही नहीं। लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। हाँ हाँ, आपको तो आदत है समझाने की, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, बस सासों का यही काम होता है। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर तमाचा जड़ दिया हो, लेकिन मैंने फिर भी चुप्पी अपना ली। धीरे धीरे उसने घर का माहौल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। खाने में क्या बनेगा, कौन सा काम किस वक्त होगा, यहाँ तक कि किससे मिलने आना है और किससे नहीं, सब उसने तय करना शुरू कर दिया।
अगर मैं ज़रा सी राय दे देती तो कह देती, अब तो ये घर मेरा है, मुझे मत बताइए क्या करना है क्या नहीं। और सबसे बड़ा दर्द तो तब हुआ जब उसने नासिर के सामने भी मेरी शिकायतें करनी शुरू कर दी। वो कहती, मम्मी तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करती, हर वक्त कमी निकालती रहती है। और नासिर बेचारा जिसके सामने मैं चुप रहती थी, वो ये सब समझ नहीं पाया कि असलियत क्या है। हर रोज़ उसके ताने मेरी आत्मा तक को छलनी कर देते। कभी कहती, आपको तो बस अपनी हुकूमत चलानी है, मेरी खुशी दुख का आपको क्या पता। कभी कहती, आप बूढ़ी हो गई हैं, आपको अब आराम करना चाहिए, घर में चलाऊंगी। सुनने में ये बातें आम लगती, लेकिन उसके लहजे में जो जहर भरा होता वो मुझे अंदर तक छोड़ देता। मैं रात को बिस्तर पर लेटी लेटी खुद से पूछती, क्या यही इनाम है मेरी सारी मेहनत का, मेरी सारी दुआओं का, कि आज अपनी ही बहू के तानों का बोझ सहना पड़ रहा है। समझ नहीं आया कि मिराज के अंदर इतनी चालाकी कब से भर गई। बाहर वालों के सामने इतनी प्यारी, इतनी शरीफ औरत बनकर जीती, इतनी शरीफ औरत बनकर जाती है कि लोग तारीफों के पुल बांध देते, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता, उसकी असलियत सामने आ जाती। और सबसे खतरनाक खेल तो उसने नासिर के सामने खेलना शुरू कर दिया था। छोटी-छोटी बातों पर तोड़-मरोड़ करना, ऐसे पेश करती कि लगे जैसे गलती हमेशा मेरी ही हो। एक दिन की बात है, मैंने बस इतना कहा कि बेटा, ऑफिस से आते ही पानी पीकर थोड़ा आराम कर लें, फिर मेराज खाना परोसेगी। मेराज वही खड़ी थी, पर उसने नासिर के सामने रोने जैसा चेहरा बना लिया और बोली, देखिए, अम्मी को तो लगता है कि मैं आपको भूखा रखती हूँ, इन्हें मेरी बात अच्छी लगती ही नहीं। नासिर ने मेरी तरफ देखा, कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गया। उस चुप्पी में मेरे दिल को बहुत गहरा घाव दिया। मिराज हर बार ऐसे मौके तलाशती, अगर कभी मैं उससे कहती कि ज़रा सब्जी में नमक थोड़ा कम डालना, तो नासिर के सामने जाकर कह देती, मम्मी को लगता है मैं जानबूझकर खाना बिगाड़ती हूँ। अगर मैं थकी हुई हालत में उसके हाथ बटाने की कोशिश करती, तो मिराज कह देती कि मम्मी को मेरा काम करना पसंद ही नहीं है, इसलिए टोकती रहती है। उसके चेहरे की मासूमियत और बातों का अंदाज ऐसा होता कि नासिर को सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता। धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि नासिर की आंखों में मेरे लिए वो अटूट यकीन नहीं रहा। पहले वो हर बात पर मुझसे मशवरा करता था, मेरी राय की कदर करता, लेकिन अब कई बार मुझे नज़रअंदाज कर देता। मैं जब उससे कुछ कहती तो कह देता, मम्मी छोड़िए ना, हर वक्त टोकना अच्छा नहीं लगता। उसकी ये बात मेरे दिल पर किसी चाकू की तरह लगती। मैं चौंक कर भी उसे साफ-साफ मिराज की असलियत नहीं बता पाती, क्योंकि डर था कि वो समझेगा नहीं। और सच कहूँ तो मुझे अपना बेटा खोने का डर सताने लगा। मिराज की चालाकी का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि घर में धीरे धीरे एक अजीब सी दूरी पनपने लगी। नासिर के सामने वो हमेशा प्यार और अपनापन दिखाती, लेकिन मेरी मौजूदगी में तो ताने उसके लहजे में टपकते रहते। कई बार मुझे लगता कि अगर मैं बोल दूं तो सब सच सामने आ जाएगा, लेकिन फिर सोचती कि अगर मेरा बेटा मेरी बात मानने की जगह मुझ पर ही शक करने लगा तो यही डर मुझे हर बार चुप करा देता। मिराज का असली चेहरा अब सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, बल्कि नासिर के सामने भी धीरे धीरे आने लगा था। शुरू में वो जितनी नर्म और मासूमियत से पेश आती थी, अब उसी लहजे में तीखी जुबान भी दिखाने लगी। नासिर थका हारा ऑफिस से आता तो पहले कुछ दिन तो उसके सामने मीठी मीठी बातें करती, लेकिन अब अगर कभी नासिर ने देर से आने की वजह पूछ ली तो पलट कर कहती, तो क्या मैं आपके लिए घड़ी लेकर बैठी रहूं? मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी काम है, सब छोड़कर बस आपका हिसाब किताब रखूं क्या? नासिर पहले तो चुप रह जाता, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी मुझे साफ दिखती। एक दिन तो हद हो गई। नासिर ने सिर्फ इतना कहा कि चाय जरा गर्म कर दो, तो मिराज ने फौरन जवाब दिया, नौकरानी समझ रखा है क्या? हर वक्त बस हुक्म देना जानते हो। उस वक्त कमरे में सन्नाटा छा गया था। मैं दूर से सुन रही थी, दिल रो रहा था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। धीरे धीरे नासिर की खामोशी उसकी थकान से ज्यादा मिराज के व्यवहार की वजह से बढ़ने लगी। पहले वो घर आते ही मुझसे बातें करता था, अब ज्यादातर अपने कमरे में चला जाता। शायद वो भी समझने लगा था कि मिराज हर बार उसे नीचा दिखाने का मौका तलाशती है, लेकिन नासिर का दिल भी तो वही था। वो हर बदतमीजी को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन मैं देख रही थी कि उसका सब्र धीरे धीरे टूट रहा है। मिराज की जुबान में सिर्फ ताने नहीं, बल्कि अब एक तरह का हुक्म देने का अंदाज भी आने लगा था। वो नासिर से ऐसे बातें करती जैसे कोई मालिक अपने नौकर से करता है, ये ले आओ, वो कर दो, मुझे कहीं छोड़ आओ, मुझे वहां ले चलो। और अगर नासिर जरा देर करता तो उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख जाती। मैं सोचती, ये वही लड़की है जो शादी के वक्त अपने मीठे लहजे से सबको जीत ले गई थी। मुझे डर था कि कहीं मिराज की ये हरकतें नासिर के सब्र को पूरी तरह तोड़ न दे, क्योंकि जब आदमी का सब्र टूटता है
तो घर की नींव हिल जाती है। नासिर की चुप्पी अब उस खामोशी जैसी नहीं रही जो सिर्फ थकान या समझदारी की वजह से हो। अब उसकी खामोशी में दर्द भी था और गुस्सा भी। पहले वो मिराज की हर बदतमीजी को अनदेखा कर देता था, मगर अब उसकी आंखों में थकान से ज्यादा आहटें झलकने लगी थी, जैसे अंदर कोई तूफान दबा बैठा हो। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त उसका चेहरा उतरा हुआ था। मिराज ने फौरन ताना कस दिया, आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एहसान करके आए हो। अगर इतना बोझ है तो शादी ही क्यों की थी। इस बार नासिर चुप नहीं रहा, उसकी आंखें लाल हो गई और उसने धीरे से लेकिन भारी आवाज में कहा, शादी मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था तो मेरी जिंदगी आसान करोगी, मुश्किल नहीं। मगर हर दिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सजा में जी रहा हूँ। ये पहली बार था जब नासिर ने इस तरह मिराज के सामने अपनी आवाज उठाई। मैं पास ही के कमरे में थी, दिल दहल गया। मिराज कुछ पल को चुप रही, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, ओहो, तो अब आप भी मुझसे लड़ना सीख गए हैं। अच्छा है, यही असली रंग है ना आपका। बाहर तो शरीफ बने फिरते हो और घर में जुबान दिखाते हो। उसके लहजे में इतनी जहरीली ठंडक थी कि मेरी भी आत्मा कांप गई। उस दिन के बाद नासिर की चुप्पी वैसी ना रही। अब जब मैं राज कुछ कहती तो कभी हल्का सा पलटकर जवाब देता, तो कभी उसके ताने पर सीधा सवाल दाग देता। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं रही जो पहले दिन थी। मिराज के लिए ये एक नया खेल बन गया, जैसे वो हर दिन नासिर को और उकसाना चाहती हो। लेकिन मैं समझ रही थी कि नासिर अब और सहन नहीं करेगा। उसकी बगावत धीरे धीरे पनप रही है, जैसे बंद दरवाजे के पीछे भारी आंधी हो। शुरुआत में मुझे लगता था कि मिराज मेरे लिए सबसे सही पसंद है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा मेरे सामने आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर नासिर को डांट देती, उसकी इज्जत गिराती, यहाँ तक कि मेरे सामने भी उससे ऐसे ही बातें करती जैसे वो उसका पति नहीं बल्कि कोई गलती करने वाला मुजरिम हो। उस वक्त मेरी आंखों के सामने अर्शी का चेहरा घूमने लगता। अर्शी कभी भी नासिर से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, हमेशा उसकी इज्जत रखती, चाहे खुद कितना भी दर्द क्यों ना सह ले। मुझे याद है कितनी बार मैंने अर्शी पर इल्जाम लगाए, उसे गलत ठहराया, और वो चुपचाप सब सुनकर भी मेरे लिए खाना बना देती, घर संभाल लेती। और आज मेराज हर रोज घर में नया तूफान खड़ा करती है तो दिल के अंदर एक आवाज उठती है कि हिबा, तूने कितना बड़ा गुनाह किया। तूने अर्शी को क्यों नहीं समझा, क्यों उसकी कदर नहीं की। हर रात जब सब सो जाते हैं तो मैं अपने कमरे में बैठकर सोचती हूँ कि काश वक्त को पीछे ले जा पाती, काश अर्शी से कह पाती कि वो इस घर की रौनक थी, वो ही इस घर की असली खुशी थी। लेकिन अब तो सब हाथ से निकल चुका है। आज मुझे समझ आता है कि असली बहू वही थी जिसने हमें दिल से अपनाया, मगर हमने ही उसे ठुकरा दिया। अब जब मैं राज के जुल्म देखती हूँ तो दिल से आह निकलती और अर्शी की कदर का एहसास होता। अब तो हाल ये हो गया है कि घर का हर दिन किसी नए तूफान के काम में नहीं लगता। मिराज का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। वो नासिर की जरा सी बात पर ऐसे चीखती जैसे उसका कोई गुलाम हो। एक दिन तो हद ही कर दी। नासिर ऑफिस से थक हार कर लौटा था, कपड़े बदलकर बस पानी पीने बैठा ही था कि मिराज ने उसके सामने प्लेट पटक दी और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत सारा दिन काम करती रहे और तुम आकर राजा बनकर बैठ जाते हो। नासिर की आंखों में जो बेबसी थी वो मेरी आत्मा को चीर गई। मुझे उसी वक्त अर्शी याद आई। वो नासिर के जूते तक को अपने हाथों से साफ कर देती थी, चाहे खुद कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो। मैं सोचती रह गई, क्या यही बहू चुनी थी मैंने, जिसके लिए मैंने अर्शी भली जैसी दिल वाली लड़की को ठुकरा दिया था। अब मिराज की बातें सिर्फ नासिर तक ही नहीं रही, वो मुझे भी हर वक्त ऊंची आवाज में जवाब देने लगी है। एक दिन मैंने उससे बस इतना कहा कि सब्जियों में नमक कम है, तो उसने फौरन कहा, तो बना लो ना खुद, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। उस वक्त मेरे कानों में अर्शी की धीमी आवाज गूंज गई, जो हमेशा पूछती थी, मम्मी नमक कम तो नहीं हुआ? और मैं उस पर इल्जाम लगाती थी कि खाने में जानबूझकर कमी रखती है। आज दिल कहता है, हिबा तूने कैसी अंधी मांग की थी, तूने क्यों नहीं पहचाना कि कौन तेरी असली दौलत है। रात को जब सब सो जाते तो मुझे चैन नहीं आता, नींद आंखों से कोसों दूर भाग जाती। मैं सोचती कि क्या कभी अर्शी मुझे माफ कर पाएगी, क्या वो दिन लौट सकते हैं जब वो मेरे पैरों में बैठकर हंसते हुए कहती थी, मम्मी आपकी दुआओं के बिना खाना भी अच्छा नहीं लगता। मेरे गुनाह का बोझ इतना भारी हो गया है कि अब हर लम्हा मुझे अर्शी की कमी और उसकी कदर का एहसास दिलाता। मैं खुद को कोसती, खुद पर गुस्सा करती कि आखिर क्यों मैंने अपने ही हाथों से वो कीमती हीरा इस घर से निकाल दिया। आज पहली बार नासिर ने मेरे सामने अपने दिल की दीवारें तोड़ी। देर रात जब मैं आंगन में अकेली बैठी थी, तब वो चुपचाप आया और मेरे पास बैठ गया।
उसकी आंखों के नीचे थकान और दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे? तो उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मम्मी अब कब तक सहूं, रोज का तमाशा हो गया है। ऑफिस का थकान भरा दिन होता है, ऊपर से घर आकर चैन भी नहीं मिलता। अर्ची याद आती है मम्मी, वो घर में थी तो सुकून था, हर वक्त मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। वो कभी शिकायत भी नहीं करती थी, न मुझसे न आपसे। मुझे अब समझ आता है कि खुशियाँ कैसी होती हैं, औरत कैसी होती है जो घर को जन्नत बना दे। लेकिन उसकी आवाज़ रुक गई, आंखें भीग गईं। लेकिन मैंने आपको नाराज़ नहीं करना चाहा मम्मी, इसलिए चुप रहा। लेकिन अब दम घुट रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे चोट लगी हो। मैं पत्थर की बन गई थी। उसकी आंखों में भरा हुआ दर्द जैसे मेरे सीने में उतर गया। मैं सोच रही थी, क्या यही वो दिन है जिसका डर अर्शी ने मुझे पहले जताया था? कितनी बार उसने कहा था कि मम्मी मेरा इरादा बस नासिर को खुश रखने का है, और मैंने उसकी हर बात को शक की नज़र से देखा। आज मेरा बेटा वही सुकून मांग रहा है जो मैं अपने हाथों से उसकी जिंदगी से छीन चुकी हूँ। नासिर के आंसू मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थे। मैं चाहकर भी उसे गले से नहीं लगा पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा हक ही नहीं बचा उसे दिलासा देने का। उस वक्त मेरा गुनाह और भी बड़ा लगने लगा। मैं खुद से कह रही थी कि हिबा, तू माँ कहलाने के लायक भी नहीं रही। तूने अपने ही बेटे की खुशियाँ उजाड़ दी हैं। शुरुआत में नासिर ने भी यही सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मिराज की बातें और हरकतें अब उसके सब्र को खा रही हैं। पहले वो छोटी छोटी बातों पर ताने देती तो नासिर चुप रहकर सोचता कि यही शादीशुदा जिंदगी है। लेकिन जब वही ताने गालियों में बदल गए और सामने बैठकर वो उसे नीचा दिखाने लगी, तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलकने लगी। ऑफिस से लौटते हुए कभी वो मुस्कुराता हुआ घर आता था, पर अब कदम भारी हो गए। कमरे में दाखिल होते ही उसे लगता जैसे दीवारें भी उसकी उदासी को महसूस कर रही हूँ। वो मिराज से बहस नहीं करता, मगर उसकी आंखों में अब बुझी हुई रोशनी साफ नजर आने लगी थी। दोस्तों की महफिल से दूरी, घर की चुप्पी और माँ के सामने भी उसकी बेबसी, सब मिलकर उसे अंदर से खोखला बना रहे थे। और मैं जो हर रोज ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, मेरे दिल पर बोझ और भी बढ़ता जा रहा था। रात की तन्हाइयों में जब सब सो जाते, तो मेरी आंखों से नींद कोसों दूर भाग जाती। मैं तकिए पर सर रखती तो हर तरफ अर्शी की परछाई घूमने लगती। सोचती हूँ कि क्या गुनाह कर दिया मैंने, उससे मासूम बच्ची को अपने घर से निकालकर। मैंने किस चीज की तलाश की थी, खुशियाँ, सुकून, या अपने बेटे के लिए कोई और बेहतर हमसफर? मगर आज जब नासिर की सूनी आंखें देखती हूँ, जब उसका बुझा हुआ चेहरा सामने आता है, तो लगता है जैसे मैंने अपने ही बेटे की मुस्कुराहट छीन ली। अर्शी, हाँ वही अर्शी जिसे मैं नाकाबिल समझती थी, वही इस घर की असली रौनक थी। वो कितनी चुपचाप सब कुछ सह लेती थी, मेरे ताने, मेरी शिकायतें, फिर भी नासिर का साथ कभी नहीं छोड़ा। और मैं अंधी हो गई थी। मैंने अपनी बहू को ठुकरा दिया। अब हर रोज जब मिराज की बदतमीजियां सुनती हूँ, जब उसकी असलियत सामने आती है, तो दिल अंदर से कांप जाता है। लगता है जैसे खुद अपने हाथों से अपने बेटे की खुशियां दफन कर दी हो। काश, काश उस दिन मैंने अर्शी को रोक लिया होता। काश मैंने उसके सब्र की कद्र की होती। शायद आज मेरा घर यूं बिखरता नहीं। कभी कभी मैं मिराज को नासिर से बदतमीजी करते देखती तो दिल जैसे चीख उठता है। एक माँ होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाती। वो जोर से बोलती, कभी ताने मारती, कभी इंसल्ट कर देती, और नासिर चुपचाप सर झुका लेता है। उस पल मुझे अर्शी की याद और भी सता जाती। वो नासिर की तकलीफ को समझती थी, उसका ख्याल रखती। उसके सामने मेरा बेटा कभी यूं शर्मिंदा नहीं हुआ। कल ही का वाकया है। मिराज ने छोटी सी बात पर सबके सामने नासिर को उल्टा सीधा कह दिया। मैं वही खड़ी थी, मगर जैसे मेरे पाँव जमीन से चिपक गए हों। उस रात नींद ने आंखों से रिश्ता तोड़ दिया। बस अर्शी का चेहरा बार बार सामने आता रहा। मैंने खुद को आईने में देखा और लगा जैसे मैं वो नहीं रही, मैं हारी हुई। और आज आज जब दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने सोचा कौन होगा। जब दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा था जिसे मेरी गलती ने इस घर से बेदखल कर दिया था। अर्शी, हाँ मेरी बहू अर्शी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, वही शर्माई हुई झलक, मगर साथ ही एक गहरी चुप्पी भी। पल भर के लिए मेरी सांसें थम गई। मेरे होठ कांप रहे थे, मगर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। दिल कह रहा था, यही तो वो है जिसे मैंने ठुकराया, और यही वो है जिसके बिना मेरा घर वीरान हो गया। उस वक्त मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने मुझे दोबारा मौका दिया हो। मगर क्या अर्शी मुझे माफ करेगी? दरवाजे पर जब मैंने अर्शी को देखा तो दिल कांप गया। वो हल्के गुलाबी दुपट्टे में थी, चेहरा पहले जैसे ही
सीधा साधा और आंखों में वही सुकून, मगर उस सुकून में कहीं गहराई से छुपा दर्द भी साफ झलक रहा था। उसने मेरी तरफ हल्की सी नजर उठाई और बिना कुछ कहे झुका ली। मेरे होठ सूख गए थे, आवाज जैसे गले में अटक गई। मैं चाहकर भी आओ बेटा नहीं कह पाई। उस पल लगा जैसे मेरी सारी गलतियां सामने खड़ी हो और मुझे आईना दिखा रही हो। नासिर जब कमरे से बाहर आया और उसने अर्शी को देखा, उसकी आंखें भर आई। दोनों के बीच कुछ भी कहा नहीं गया, मगर खामोशी ही बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो खामोशी जैसे कह रही थी, तुम्हें भुला नहीं पाया मेरा बेटा, जो महीनों से टूटता जा रहा था। पहली बार उसकी आंखों में रोशनी लौटी, लेकिन इसी बीच मिराज ने एक ठंडी मुस्कान फेंकी। उसकी आंखों में नफरत और जलन साफ झलक रही थी। उसने बेमतलब की बातों से माहौल को हल्का करने की कोशिश की, मगर असल में हर शब्द ताना बनकर अर्शी के दिल को चीर रहा था। मैं समझ रही थी, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। बस इतना जान गई कि अब ये घर दो औरतों के बीच जंग का मैदान बनने वाला है। एक वो जिसे मैंने अपनाने से इनकार कर दिया और अब ऊपर वाले ने लौटा दिया, और दूसरी वो जिसे मैंने सर आंखों पर बिठाया और अब उसका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। अर्शी की वापसी ने घर की हवा बदल दी थी। नासिर के चेहरे पर जैसे महीनों बाद सुकून उतर आया। वो कुछ ही देर तक बस अर्शी को देखता रहा, जैसे कह रहा हो कि तुम लौट आई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पास खड़ी ये सब देख रही थी। मन में कई बार चाहा कि नासिर के सामने रो पड़ूं, उससे अपने किए की माफी मांग लूं, लेकिन उस वक्त कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। नासिर की नजरों में कोई गलतफहमी ना रहे, इसलिए मैंने चुपचाप रहना ही ठीक समझा। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। मैंने अपनी जलन और जिद में जो किया, उसका बोझ तो शायद जिंदगी भर रहेगा, लेकिन अर्शी ने लौटकर ये साबित कर दिया कि घर तो मोहब्बत और सब्र से ही बनता है। मैंने चुपचाप कमरे की ओर रुख किया, पर दिल में एक दुआ जरूर थी, ऊपर वाला करे अब ये घर भी कभी न बिखरे। रात काफी हो चुकी थी। नासिर बरामदे में बैठा और अर्शी उसके पास चुपचाप बैठी थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन खामोशी ही सब कुछ कह गई। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर बैठ गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जिससे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने नासिर की ओर देखा, फिर अर्शी की तरफ, और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। नासिर, मेरी आवाज कांप रही थी, मैंने बहुत गलत किया। अपने गुस्से और जलन में तुम्हें भी दुख दिया और अर्शी जैसी भली लड़की को भी घर से जाने पर मजबूर कर दिया। आज जब वो लौट कर आई है तो मुझे अपने किए की सजा और भी बड़ी लग रही है। मैं तुम दोनों से दिल से माफी चाहती हूँ। नासिर ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक थकान और उम्मीद जैसी झलक थी। अर्शी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर धीरे से कहा, मम्मी जी, बीती बातों को वही छोड़ दो। जिंदगी आगे है और घर तभी चलता है जब हम मिलकर चलें। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे गले से पत्थर उतर गया हो। नासिर ने पहली बार सर झुकाकर हामी भरी और बोला, अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहती हो तो मैं भी पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हूँ। उस रात के बाद मेरे लिए ये घर सिर्फ एक छत नहीं रहा, बल्कि एक अमानत बन गया जिसे संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। मिराज भी आज साथ है, वो भी कुछ हद तक सुधर गई है, खुशी से रहती है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि इंसान के अंदर का गुस्सा, जलन और ईगो घर नहीं तोड़ते, बल्कि सबसे पहले इंसान को ही तोड़ देते हैं। मैंने अर्शी को दुश्मन समझा, जबकि वो मेरे घर की रोशनी थी। नासिर के साथ भी मैंने अपनी नफरत दिखा दी, पर आखिर में मुझे यही महसूस हुआ कि रिश्तों को बचाने का सबसे बड़ा रास्ता है अपनापन, माफी और इज्जत। अगर मैं पहले ही अपनी सोच बदल लेती तो इतना दर्द किसी को भी सहना न पड़ता। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि रिश्तों में कभी भी अपनी जुबान और नफरत को हावी नहीं होने दूंगी। मैंने सीखा कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर जिद कर ले तो उसी घर को बेसुकून भी। अब मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हर हाल में अपने घर को सुकून से भरा बनाए रखूं। मैं आज अपने तजुर्बे से औरतों को एक बात समझाना चाहती हूँ। अक्सर हम औरतें अपने ही घर की दूसरी औरत को दुश्मन समझ लेती हैं। कभी सास बहू से जलने लगती है, तो कभी बहू सास को अपना कांटा मानने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत अगर औरत की मददगार बने तो घर टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होगा। मैंने अर्शी के साथ जुल्म तो नहीं किया, लेकिन उसे अपनापन भी नहीं दिया। उसकी चुप्पी, उसके आंसू मैंने अनदेखे किए। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। औरतों को तो समझना चाहिए कि घर सिर्फ मर्द की कमाई से नहीं चलता, बल्कि औरतों के आपस के प्यार और भरोसे से चलता है। अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम ले तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, घर के अंदर हमेशा सुकून रहेगा। लेकिन अगर हम ही एक दूसरे से जलते रहे
तो वो सुकून कभी नसीब नहीं होगा। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी दुआ यही है कि इस कहानी से आप सब सीख लें कि नफ़रत से कोई भी जीतता नहीं है। औरत जब औरत को गिराने की सोच छोड़कर उठाने लगेगी, तभी असली मायने में घर एक जन्नत बनेगा। औरत का असली गहना उसका सब्र और उसकी हिम्मत है, और जब वो अपनी जैसी औरत का सहारा बनती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।